नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। मोदी कैबिनेट से 2 बड़ी योजनाओं को मिली मंजूरी। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को कैबिनेट की हरी झंडी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी मंजूरी मिली है। और बड़ी खबर आ रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। ये तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.4%। पीएम मोदी बोले विकसित भारत बनने के लिए प्रयास करते रहेंगे। और हिमाचल में कांग्रेस सरकार का संकट टल गया है। बड़ी खबर यह भी है, विधायकों से तालमेल के लिए बनेगी 6 सदस्यीय समन्वय समिति। पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार बोले सुक्खू सीएम बने रहेंगे। बड़ी खबर, शरद पवार के घर हुई महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी की बैठक बेनतीजा रही है। अब सारी डिटेल कांग्रेस नेतृत्व को दिल्ली में दी जाएगी। इसके बाद दिल्ली या मुंबई आकर होगी घोषणा। और टीएमसी ने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए किया निलंबित। बशीरहाट कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। डेरेक ओब्रायन बोले क्या पीएम शुभेंदु और हेमंता को सस्पेंड करेंगे। इस बीच अवैध खनन मामले की अगर बात की जाए तो सीबीआई के समन का अखिलेश यादव ने जवाब दे दिया है। कहा जांच के लिए सहयोग करने को तैयार है। लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकता हूं, अखिलेश यादव ने कहा। और यूपी में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अखिलेश यादव की संभावित सीट आजमगढ़ में भी उम्मीदवार उतारेगी। इतना ही नहीं, बदायूं सीट से शिवपाल यादव के खिलाफ भी एआईएमआईएम प्रत्याशी उतारेगी। और 93 ब्लास्ट केस में अब्दुल करीम टुंडा अजमेर की टाडा कोर्ट से बरी। ठोस सबूतों के अभाव में अब्दुल करीम टुंडा को मिली राहत। 2 अन्य दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सबसे बड़ी धमकी है, पूरी दुनिया में दुश्मन के इलाके टारगेट करने की क्षमता है। अंतरिक्ष में न्यूक्लियर भी हथियार ले जाने को तैयार है। इन सभी खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं कि कर्टन रेजर में आज कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। शुरुआत कर रहे हैं पहली बड़ी खबर से। बीजेपी की पहली सूची आज देर रात या कल सुबह आ सकती है। इसमें संभावित नाम कौन कौन से हो सकते हैं, हम आपको बस थोड़ी देर में यह बताने की कोशिश करेंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान की संसद में नवाज पर मास्क अटैक किसने किया, वीडियो दिखाएंगे हम आपको, जरूर देखिएगा। तीसरी खबर, महाराष्ट्र में एक मदरसा टॉर्चर सेंटर कैसे बना, एक छात्र को तालिबानी सजा क्यों दी गई। चौथी खबर, TV9 ने बताया था कि शाहजहां शेख कहां छिपा है, आज वो उसी लोकेशन से गिरफ्तार हुआ, अकड़ में भी दिखा। पांचवी खबर, पुतिन ने पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की चेतावनी क्यों दी है, क्या रूस और नेटो में तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, ये बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। इन सभी खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग चल रही है। इसके बाद बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। हमारे पास बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग से जुड़े एक्सक्लूसिव जानकारी है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट पर चर्चा होगी। बैठक में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम भी शामिल होंगे। बैठक में नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी शामिल होंगे। उम्मीद है कि 100 से 120 नामों को तय कर लिया जाएगा। बड़े बड़े नामों की घोषणा इस बैठक के बाद हो जाएगी। TV9 भारतवर्ष के पास पहली लिस्ट के उम्मीदवारों के नाम और उनके स्थान को लेकर जानकारी है। पहली लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के नाम की घोषणा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ सकते हैं, तो राजनाथ सिंह लखनऊ और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। इस सब के बीच में दूसरी बड़ी खबर आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम की घोषणा भी बीजेपी की पहली लिस्ट में हो सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ सकते हैं, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाम की घोषणा भी बीजेपी की पहली लिस्ट में हो सकती है। ये तीनों राज्यसभा सदस्य हैं जो लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे और बीजेपी की पहली लिस्ट में इनके नाम का ऐलान हो सकता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 5 सीटों का ऐलान भी बीजेपी की पहली लिस्ट में हो सकता है। लॉकेट चैटर्जी को हुगली से टिकट मिल सकता है। दिलीप घोष मेदिनीपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं और निशित प्रमाणिक को कूच विहार से टिकट संभव है। तो शांतनु ठाकुर बनगांव से और दार्जिलिंग से राजू बिष्ट का नाम बीजेपी की पहली लिस्ट में हो सकता है। एक और बड़ी खबर बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली उसके अनुसार स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी से मैदान में उतरेंगी, जहां पिछली बार उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के संबलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ से मैदान में उतर सकते हैं।
किरण रिजिजू एक बार फिर अरुणाचल पश्चिम से चुनाव लड़ सकते हैं। ये सारे नाम बीजेपी की पहली लिस्ट में हो सकते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में एक चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है, वो है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान का, ठीक सुना आपने, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ सकते हैं। उनका नाम पहली लिस्ट में संभव है। शिवराज सिंह चौहान 5 बार विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और 5 बार उन्हें जीत मिली है। आखिरी बार 2004 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। एक्सक्यूज मी। बीजेपी की पहली लिस्ट में मनोज तिवारी का नाम भी संभव है, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही परवेश वर्मा का नाम भी हो सकता है, जो पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। रवि किशन गोरखपुर से उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। संबित पात्रा का नाम ओडिशा के पुरी से घोषित हो सकता है। सीधे चलिए, अमोद राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमोद जी, क्या क्या जानकारी आ रही है, एक एक डिटेल बताइए हमें। देखिए निशांत, अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि सीईसी की औपचारिक मीटिंग शुरू होगी। हालांकि यह बैठक पिछले 3 घंटों से चल रही है और तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। सीईसी के तमाम मेंबर यहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन एक बैठक प्रधानमंत्री निवास में चल रही है, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों ही मौजूद हैं। उस मीटिंग को खत्म होने के बाद ये तीनों यहाँ पहुँचेंगे और ये बैठक शुरू होगी। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जब यहाँ बैठक होगी तो थोड़ी लंबी चलेगी और आज एक लिस्ट सूची जो है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। 125 से ज़्यादा नाम उसमें रह सकते हैं, इसकी चर्चा है। लगभग 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के नाम इसमें रहेंगे। और जो इसमें सूचना मिल रही है कि जो एनडीए शासित राज्य हैं, खास करके बात करें अगर बिहार की, महाराष्ट्र की या तेलंगाना की, इन राज्यों में, कर्नाटक की, इन राज्यों के उम्मीदवारों का नाम की घोषणा आज नहीं हो रही है। इसके अलावा जितने भी बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ने वाले राज्य हैं, उन सभी राज्यों को लगभग टच किया जा रहा है। और एक सवाल ये है जो आप बता रहे हैं, उसके अलावा एक सवाल ये भी है जिसकी चर्चा काफी दिनों से चल रही है, काफी बार हो रही है। क्या जो प्रेडिक्टेबल नेम्स हैं वही पहली सूची में आएंगे या फिर जो कमजोर सीटें हैं उसके लिए भी नामों का ऐलान होगा? देखिए निशांत, मैं आपको बताऊं कि इस सूची में 3 तरह के नाम होंगे। जो पहली सूची आएगी उसमें सबसे ज़्यादा नाम होगा उन सीटों के बारे में जो बीजेपी लगातार हारती रही है या एका दुक्का जीती भी है, जिसको कमज़ोर सीटों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसी 161 सीटों को तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल पहले बीजेपी ने छांटा था और 1.25 साल 1.5 साल पहले से उस पर काम किया जा रहा है। उसको लोकसभा प्रवास की सीटें बोलते हैं और वहाँ उसके सबसे ज़्यादा उम्मीदवार इसमें होंगे। दूसरा कैटेगरी वो होगा जो श्योर, जो बड़े नाम है, जो बड़े चेहरे हैं जिनको चुनाव लड़ना ही है, जैसे मसलन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इसके अलावा स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, इस तरह के जो नाम हैं उनका उसमें नाम हो सकता है। और तीसरी सूची होगी जो राज्यसभा के बड़े नाम हैं, जो राज्यसभा से जो मंत्री पद पे बैठे हुए हैं और जिनको राज्यसभा में इस बार सीट नहीं मिला है, जिनको लोकसभा लड़वाना है, वैसे सांसदों का नाम हो सकता है। तो 3 कैटेगरी है, एक जो हारी हुई सीटें हैं, दूसरा राज्यसभा से जिनको लोकसभा में लाया जा रहा है उनका, और तीसरा जो जिनको शर्तिया किसी भी तरह से चुनाव लड़ना ही है, जो घोषित एक तरह से नाम है, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या अन्य वरिष्ठ मंत्री हो। तो ये 3 कैटेगरी है और तीनों का मिला जुला ये सूची होगा और इसमें 125 से ज़्यादा नाम हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। निशांत, आपसे एक 2 चीजें मैं जानना चाहूंगा। पहला सवाल तो यह है कि ये नामों की घोषणा, ये जो सूची की हम बात कर रहे हैं, ये आज ही सामने आएगी या कल भी हो सकता है? दूसरा, ये बैठक थोड़ा पहले होने वाली थी, इतना विलंब क्यों? देखिए, एक होमवर्क प्रधानमंत्री निवास पे चल रहा है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि वहाँ पार्टी के जो 3 बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष, ये तीनों वहाँ बैठे हैं और वहाँ पे एक माइंड स्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है। और ख़ास करके वहाँ पे एक कवायद के बाद ये तीनों यहाँ शामिल होंगे इस बैठक में। इसलिए ये बैठक जो माना जा रहा था कि 7 बजे शुरू हो जाएगी, तो बैठक तो 7 बजे से शुरू हो गई है। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो कोर कमेटी, उत्तर प्रदेश कोर कमेटी है, उसके लोग आपस में बैठे हैं। हर राज्यों के जो कोर कमेटी के लोग हैं वो
आए हुए हैं, अलग अलग बैठकर आपसी बैठक कर रहे हैं और जो सूची पे पहले चर्चा हो चुकी है, जिन नामों पे पहले चर्चा हो चुकी है, उससे अलग भी कुछ नामों पे आज चर्चा होनी है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो पिछली जो बैठक हुई थी विगत शनिवार को, उसमें उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी के साथ गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष की बैठक हुई थी। उसमें 16 जो हारे हुए सीट हैं उनकी चर्चा हुई थी और इक्का दुक्का नाम जीते हुए सीटों पर हुई थी। लेकिन उससे इतर आज उन सीटों पर भी चर्चा होगी जहां बीजेपी जीती हुई है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ सीटों पर आज चर्चा होगी। तो इस तरह के कवायद को करने में थोड़ी विलम्ब जरूर लग रही है, लेकिन बीजेपी चूंकि आज इस बैठक को करने ही वाली है और सीईसी होना ही है, तो एक आप कह सकते हैं कि होमवर्क दो जगह हो रहा है। एक प्रधानमंत्री के घर पे हो रहा है और दूसरा बीजेपी ऑफिस में हो रहा है। फिर उसके बाद एक साथ बैठकर एक बड़ा माइंड स्टॉर्मिंग सेशन करके उम्मीदवारों के नामों पर। अमोद जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन पश्चिम बंगाल चलते हैं, वहां पर संदेशखाली में महिला उत्पीड़न का आरोपी शाहजहां शेख कानून के शिकंजे में आ गया है। तस्वीर देखें पहले आप, ये देखिए, पुलिस वाले ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर इसने एहसान किया। इस तस्वीर को देखें, किस तरीके से उंगली दिखाता हुआ ये मीडिया को ऐसे जा रहा है और पीछे पुलिस वाले आराम से जा रहे हैं। आइडियली इसके हाथ पुलिस के हाथ में होने चाहिए क्योंकि गिरफ्तार किया गया है, भाग रहा था ये। कलकत्ता हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। वो एक घर में छिपा हुआ था। गिरफ्तारी के बाद उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। 55 दिन वांटेड शाहजहां शेख की गिरफ्तारी बड़ी खबर है। लेकिन ये वीडियो देखिए आप पहले, ये वीडियो देखिए, यहां पर इस पॉइंट को देखिएगा आप, ये देखिए, इसमें शाहजहां शेख पुलिस कस्टडी में पेशी के लिए कोर्ट जाते दिख रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी इस आरोपी की अकड़ कम नहीं हुई। यह वीडियो उस वक्त का है जब शाहजहां शेख को पुलिस बशीरहाट कोर्ट में पेशी के लिए ला रही थी। ये वही शाहजहां शेख है जिस पर महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप है। लेकिन इसकी चाल देखिए, यह आरोपी पुलिस की हिरासत में ऐसे चल रहा है जैसे कोई वीवीआईपी हो। इसके चेहरे पर कानून का कोई खौफ नहीं है, न ही जेल जाने का कोई डर। ये रिपोर्ट देखें। ये वही शाहजहां शेख है जो 55 दिन से कानून को चकमा दे रहा था, जो एक सूबे की पुलिस, प्रशासन और कानून को ठेंगा दिखा रहा था। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जब उसका बचना मुश्किल हो गया तो पश्चिम बंगाल पुलिस को उसे अरेस्ट करना पड़ा। लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद शाहजहां शेख के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखी। ये उस वक्त की तस्वीर है जब उसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। शाहजहां शेख सीना ताने कोर्ट में दाखिल हुआ। तस्वीर को गौर से देखिए। कोर्ट में पेशी के दौरान शाहजहां शेख विक्ट्री साइन दिखा रहा था। एक और तस्वीर देखिए। जिन पुलिस वालों ने शाहजहां शेख को पकड़ा है वो पीछे पीछे चल रहे हैं और संगीन गुनाहों का आरोपी दबंग की तरह कोर्ट रूम की तरफ जा रहा है। तथा कथित गिरफ्तारी के समय उसकी भाव भंगिमा देखी हो, उसके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज देखी हो और पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज देखी हो। क्या आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की वो किसी गुनहगार की थी? TV9 भारतवर्ष ने आपको 10 दिन पहले ही बता दिया था कि शाहजहां शेख संदेश खाली में ही है। 19 फरवरी को TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर संदेश खाली की महिलाओं ने बताया था कि शाहजहां शेख इलाके में ही बाइक पर घूम रहा है। বাইকে করে ঘুরছেন, নিশ্চয়ই কেউ দেখছেন, না হলে বলবে কেন? যারা কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে কিন্তু বাইকে করে, হ্যাঁ বাইকে করেই আসছে, বাইকে করে, উনি তো আর হাঁটছেন না। TV9 भारतवर्ष ने संदेश खाली के पीड़ित लोगों और चश्मदीदों की गवाही दिखाई थी। आज TV9 भारतवर्ष की खबर सही साबित हुई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस का संरक्षण है, इसलिए अब तक वो गिरफ्तारी से बचता रहा। ये अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको हिरासत में नहीं लेगा उतना टाइम तक वहाँ का पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। उसको 5 स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करेगा, जेल के अंदर से एरिया कंट्रोल करेगा और धांधली गुंडागर्दी सब चलते रहेगा। शाहजहां शेख को ईडी भी तलाश रही थी। 5 जनवरी को शाहजहां शेख के गुर्गों ने ईडी के अफसरों पर जानलेवा हमला किया था।
बीजेपी का आरोप है कि शाहजहां शेख को ईडी की गिरफ्त से बचाने के लिए ही अरेस्ट किया गया है। वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। शाहजहां शेख जिस अंदाज में कोर्ट में पेश हुआ, उस पर सवाल खड़े होने लाजमी है। एक अपराधी जो 55 दिन से फरार था, जब उसे अरेस्ट किया गया तो उसके हाथ खुले हुए थे। पुलिस वालों ने उसका हाथ तक नहीं पकड़ा था। यही वजह है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बंगाल पुलिस शाहजहां शेख के साथ है। इधर शाहजहां शेख अरेस्ट हुआ, उधर उसके वकील जमानत के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गए, लेकिन हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख की जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख की सारी हेकड़ी उतार दी। हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख के वकील से तंज भरे शब्दों में कहा, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, शाहजहां शेख को गिरफ्तार ही रहने दो। हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख के वकील से कहा, अगले 10 साल तक यह आदमी आपको बहुत ही व्यस्त रखेगा। अदालत ने यह भी कहा कि आपको इस केस के अलावा कोई और चीज देखने का मौका नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा, शाहजहां शेख के खिलाफ 42 केस दर्ज हैं, वो फरार भी था। अदालत के पास उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख के वकील से सोमवार को आने को कहा है। इस बीच बीजेपी के जो बंगाल के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस इसको पूरे ऐशो आराम से रखेगी, इसको शायद मोबाइल फोन भी देगी। ये उनका आरोप है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद संदेश खाली में उसके सताए लोगों के चेहरे खिल गए। संदेश खाली में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। संदेश खाली की महिलाएं इकट्ठा होकर जश्न मनाने लगी। महिलाएं शंख घंटा लेकर रास्तों पर निकल आईं। जिस वक्त संदेश खाली की महिलाएं, बच्चे और नौजवान शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का जश्न मना रहे थे, हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद थे। उनकी आंखों देखें। एक समय जहां पे शेख शाहजहां का नारा लगता था, आज वहीं पे जय श्री राम का नारा लग रहा है। यहाँ पे जितने सारे महिलाएं हैं वो शेख शाहजहां के खिलाफ जय श्री राम का नारे लगा रहे हैं। फांसी आज मुख ঢাকছেন না কেন? আর আমাদের ভয় নেই, আমরা শাহজাহান শিবু আজম ফাঁসি চাই। না, এখানে অ্যারেস্ট হয়েছে, আপনারা খুশি? ফাঁসি চাই, শিবু আজম ফাঁসি চাই, সবার ফাঁসি চাই। देखिए यहाँ पे शंखनाद लगाया जा रहा है क्योंकि शेख शाहजहां गिरफ्तार हुए हैं। अपनी खुशी, अपनी शाख के नवाज হ্যাঁ খুশি, হ্যাঁ আমরা খুশি, আমরা সব খুশি। শাহজাহান শিবু ধরা পড়েছে, আমরা খুশি। आरोप लगाया जा रहा है ये जो बैंक के पासबुक है ये इनके नाम पे है, लेकिन इनको पता ही नहीं था ये पासबुक इनके नाम पे बना है। और जब पता चला तब इन्होंने देखा कि ये जो पैसा है, यहाँ पे जो पैसा है ये उठा लिया गया है। হ্যাঁ আমরা সবাই খুশি। ফাঁসি চাই, শিবু হাজরা ফাঁসি, শাহজাহান শেখের ফাঁসি। আপনারা খুশি? হ্যাঁ খুশি, আমরা খুব খুশি। शाहजहां शेख पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद ममता बनर्जी एक्शन में आई है। टीएमसी ने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। टीएमसी के नेता इस गिरफ्तारी को राजधन बताकर बीजेपी को इससे सीखने की सलाह दे रहे हैं। बीजेपी भी हमलावर। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि शेख की गिरफ्तारी दिखावे के लिए की गई है, यह भ्रम है। यह रिपोर्ट है। अरे भाई अरेस्ट नहीं है, आप लोग भ्रम पैदा कर रहा है। ये उनका कस्टोड संरक्षण में था। कल पिछले नाइट 12 बजे, डे बिफोर यस्टरडे नाइट 12 बजे मिडनाइट से उन्होंने पुलिस का साथ था। उसको पहले डीआईजी भास्कर मुखर्जी का साथ फलता भेजा गया। इट्स ए अंडरस्टैंडिंग अरेस्ट एश्योर्ड बाय दी ममता सरकार कि आपको कुछ होने वाला नहीं है। क्या शाहजहां शेख की गिरफ्तारी भ्रम है? क्या शेख को बंगाल पुलिस का संरक्षण है? क्या शेख की गिरफ्तारी रणनीति का हिस्सा है? ये सवाल बीजेपी के नेता लगातार पूछ रहे हैं। पुख्ता संदेह के साथ कहा जा सकता है कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था।
सवाल यह भी है कि एक शख्स जिस पर ईडी के अफसरों पर जानलेवा हमले का आरोप हो, महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप हो, उसे इतने दिनों तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय उन्होंने बोला था हाईकोर्ट के राय के 2 पैरा उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया। We waited, but the deed has been done. This is a lesson to everyone. Now let's hope new dawn of lawful. शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की टाइमिंग काफी अहम है क्योंकि कल यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के आराम बाग का दौरा करने वाले हैं। परसों यानी 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी कृष्णानगर जाएंगे। 6 मार्च को प्रधानमंत्री का बारासात जाने का कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के दौरे में संदेशखाली का मुद्दा उठा सकते हैं। शायद इसीलिए ममता बनर्जी सरकार ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार कराया। अब खबर आपके काम की। अब कोई भी एयरलाइंस किसी बीमार हवाई यात्री के साथ लापरवाही से पेश नहीं आएगी क्योंकि डीजीसीए ने सबक सिखा दिया है। एक बुजुर्ग हवाई यात्री को व्हील चेयर न देने पर डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल 80 साल के एक बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ 12 फरवरी को न्यूयॉर्क से आते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे। उनकी पत्नी को तो व्हील चेयर मिल गई लेकिन उन्हें नहीं मिल सकी। व्हील चेयर की कमी की वजह से बुजुर्ग को एयरक्राफ्ट से टर्मिनल बिल्डिंग तक पैदल चलना पड़ा जो कि काफी लंबा है, कई किलोमीटर लंबा था। फिर वो इमिग्रेशन काउंटर के पास ही गिर गए और उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद आखिर किस तरह मानवाधिकार आयोग भी हरकत में आया और कैसे डीजीसीए ने एक्शन लिया वो भी समझिए। घटना के बाद 16 फरवरी को डीजीसीए ने एयर इंडिया को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। एयर इंडिया ने 20 फरवरी को नोटिस का जवाब दिया लेकिन एयर इंडिया ने नहीं बताया कि उसने क्या एक्शन लिया। एयर इंडिया ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का प्लान भी नहीं बताया। 20 फरवरी को ही मानवाधिकार आयोग ने डीजीसीए को नोटिस भेजा। मानवाधिकार आयोग ने डीजीसीए से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। 29 फरवरी यानी आज डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगा दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक और खुशखबरी दे दी। आज प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि देश की अर्थव्यवस्था बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा 2023-2024 की तीसरी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ 8.4% हुई है। यह भारत की अर्थव्यवस्था की ताकत और क्षमता को दिखाता है। तेज इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम काम करते रहेंगे, प्रधानमंत्री ने लिखा। 140 करोड़ भारतीयों की जिंदगी बेहतर बनाने में मदद होगी। हमारे प्रयासों से विकसित भारत बनाने में मदद मिलेगी। भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस दर्ज की है। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ कम रह सकती है, लेकिन आज जारी नए आंकड़ों ने इन सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। अर्थव्यवस्था की सुनहरी तस्वीर पेश की, लेकिन यह रिकॉर्ड पहले भी बन चुका है। 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.6% होने का अनुमान लगाया जा रहा था, जबकि 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% रही थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो 2023-24 में ग्रोथ रेट डबल डिजिट में यानी 11.6% पहुंचने का अनुमान है। वहीं 2023-24 कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 9.5% ग्रोथ दर्ज करने का अनुमान लगाया गया है। और अब देखते हैं इलेक्शन टॉप 9। कल झारखंड के धनबाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 13,700 करोड़ की 7 योजनाओं की देंगे सौगात। लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगी बीजेपी। 25 से 30% मौजूदा सांसदों के कट सकते हैं टिकट। दिल्ली में एलजी और सीएम केजरीवाल के बीच लेटर वॉर जारी है। एलजी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर याद दिलाए पुराने बयान। केजरीवाल ने एलजी की भाषा पर सवाल उठाए। कल से शुरू हो रहा है पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। 5 मार्च को वित्त मंत्री हरपाल चीमा पेश करेंगे बजट। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बादल परिवार पर हमला। बोले बादल परिवार ने फायदे के लिए नियम बदले, फॉरेस्ट एरिया की जमीन खरीदी। अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ लोन माफ हो सकता है तो किसानों का क्यों नहीं। बोले पुरानी पेंशन स्कीम के पक्ष में समाजवादी पार्टी। फिर ढला किसानों का दिल्ली कूच। अब 1 मार्च को किसान करेंगे आगे की रणनीति का खुलासा। चुनावों में वोटिंग बढ़ाने में मदद करेंगे 48,000 संगठन से जुड़े 9 करोड़ कारोबारी। व्यापारियों के संगठन ने
मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र। पंजाब में बीजेपी का स्टेट इलेक्शन कमेटी के नामों का ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कमेटी में शामिल। और आगे देखिए, मोदी समाधान ग्लोबल युद्धकाल, द पीएम फैक्टर।